सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ली बाई ने ताइजी पैलेस पर हमला कर दिया था क्योंकि चांगान ने उसके सुयू शहर को बर्बाद कर दिया था जिससे उसके पेरेंट्स मारे गए, इसीलिए वो उनसे बदला लेना चाहता था। फिर अब हम देखते हैं कि ली बाई ताइजी पैलेस के सैनिकों को मारने लगता है, लेकिन तभी उसे बाईजी की आवाज आती है जिससे वो रुक जाता है। ली युआनफेंग और डी रेंजी बाईजी को लेकर आ जाते हैं। बाईजी रोते हुए ली बाई के पास आता है। ली बाई उसे संभालता है और पूछता है कि तुम यहाँ कैसा है, मुझे बताओ कि हमारे सुयू शहर में क्या हुआ था। बाईजी बताता है कि फ्लावर फेस्टिवल के दिन तुम्हारे माता पिता ने मुझे रेस्ट स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करने को कहा था। उन्हें यकीन था कि तुम जरूर आओगे। मैंने काफी समय तक वहाँ इंतजार किया, तभी अचानक से आसमान में अंधेरा छाने लगा और एक भयंकर आंधी आने लगी। मुझे कुछ बुरा फील हो रहा था, इसीलिए मैं वापस घर की तरफ लौटा, लेकिन मैंने देखा कि पूरा शहर और लोग क्रिस्टल में बदलकर नष्ट हो रहे थे। तभी चांगान के वॉरियर भी वहाँ गए थे और वो सभी मुझे बचाकर यहाँ ले आए, पर वो तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं बचा सके। लेकिन अगर तुम जल्दी शहर वापस आ जाते तो शायद तुम अपने पेरेंट्स को बचा सकते थे। ली बाई कहता है कि मैं जब शहर गया था तब पूरा शहर सही था और मेरे पेरेंट्स भी वहीं थे। सभी सैनिक उसे घेर लेते हैं और ली युआनफेंग बाईजी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ ताइजी पैलेस की गोडेस की आवाज आती है जो कहती है कि तुमने जो कुछ भी देखा वो डस्ट से बना हुआ एक इल्यूजन था जिसे उसी मिस्टीरियस विलन ने एक सीक्रेट स्पेल से कास्ट किया था जिससे सभी लोग मर गए। उस जादू की वजह से तुम्हें जो कुछ भी नजर आया वो सच नहीं था, पर ली बाई उसकी नहीं सुनता और वो उनकी तरफ हमला करता है। तो रेंजी, जाओ रोंग और सभी सैनिक उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ताइजी पैलेस की गोडेस उन्हें शांत रहने को कहती है और बताती है कि ली बाई तुम में पियरलेस टैलेंट है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी उस छलावे में फंस जाओगे। उस मिस्टीरियस विलन ने तुम्हें भड़काया है, इसीलिए तुम्हें उन बातों पर गौर करना चाहिए। मेरे वॉरियर नहीं तुम्हारे उस छोटे दोस्त बाईजी को बचाया था और तुम सच जानते हो फिर भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। ली बाई उनकी बात समझ जाता है और वो शांत हो जाता है। ली बाई अब उनसे कुछ सवाल नहीं पूछता और अपने पेरेंट्स को खोने के गम में काफी दुखी था। वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। एक आदमी उसके पास वाइन लेकर आता है, पर वो कोई जवाब नहीं देता। उसे अभी वही बातें सता रही थी कि अगर उसने अपनी माँ का लेटर जल्दी पढ़ लिया होता तो अपने पेरेंट्स को बचा सकता था। फिर अब हम देखते हैं कि ली बाई एक शराबी की तरह लगातार शराब पीता रहता है। जाओ रोंग उसके पास आती है। वो उसे कहता है कि क्या ताइजी पैलेस की गोडेस ने तुम्हें मेरा पीछा करने को कहा है। जाओ रोंग कहती है कि मैं सब चांगान की सुरक्षा के लिए कर रही हूँ क्योंकि तुम भी एक सस्पेक्ट हो जिससे चांगान को खतरा हो सकता है। ली बाई वहाँ से जाने लगता है और उसे कहता है कि मेरे माता पिता मारे गए, लेकिन तुम ये सब समझ नहीं पाओगी कि अभी मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। जाओ रोंग कहती है कि बाईजी ने बताया कि तुमने लौटने में 2 दिन की देरी की थी। मुझे लगता है कि तुम वहाँ जल्दी पहुँचे होते तो अपनी स्किल और टैलेंट की मदद से अपने शहर और पेरेंट्स को बचा सकते थे। ली बाई को गुस्सा आ जाता है और वो लड़ने के लिए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगता है, पर उस पर हमला नहीं करता और कहता है कि तुम ठीक कह रही हो। 2 दिन तक मैं नशे में रहा और मैंने अपनी माँ का लेटर खोलकर नहीं देखा। तभी उस लेटर को गौर से देखता है जिससे वो हैरान हो जाता है और जल्दी से धूप में आकर उस लेटर को देखने लगता है और कहता है कि सुयू शहर के लेटर पर लगी हुई सील में हमेशा बेस के रूप में क्लाउड पैटर्न होता है और इस पर वो नहीं है। जाओ रोंग कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो कि किसी ने पहले ही तुम्हारे इस लेटर को खोल लिया था। ली बाई अब वहाँ से निकल जाता है और वो जल्दी से क्यूची हाउस में लिंगू के पास आ जाता है और उन्हें बताता है कि मेरे लेटर के साथ यहाँ कुछ छेड़खानी की गई थी। लिंगू बताते हैं कि उस दिन यहाँ जितने भी मेहमान आए थे वो सभी चांगान के विद्वान थे। मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई ऐसी नीच हरकत कर सकता है। जाओ रोंग भी वहाँ गई थी। लिंगू बताते हैं कि उस पार्टी में लियो यिंग भी थी जिससे तुम मिले थे, पर वो ऐसा नहीं कर सकती। वो अभी यही है और कुछ दिनों से मेरे रेजिडेंस में उसकी आंखों की बीमारी का इलाज चल रहा है। जाओ रोंग ने मेरे पास एक अच्छे डॉक्टर को भेजा था जिससे अब उसकी आंखें बेहतर हो रही है। लियो यिंग का इलाज अब पूरा हो चुका है, इसीलिए डॉक्टर उसकी आंखों से पट्टी को हटा देते हैं। लियो यिंग की आंखें पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी जिससे वो बहुत खुश होती है। जाओ रोंग भी उसके पास आ जाती है और उसे पूछती है कि अब तुम्हारी आंखों की हालत कैसी है। लियो यिंग उसे रेस्पेक्ट देती है और कहती है कि मुझे खुशी हुई कि आपको मेरी इतनी चिंता थी। अब मैं काफी बेहतर हूँ और मैं कल वापस अपने घर लौट सकती हूँ। जाओ रोंग कहती है कि यह बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूंगी जिन्हें तुम अपने दोस्तों के लिए लेकर जा सकती हो। इससे वो बहुत खुश हो जाती है। ली बाई लिंगू से कहता
है कि कल पार्टी में जितने भी लोग आए थे मुझे उन सभी से मिलना है, इसीलिए आप मुझे सभी गेस्ट की लिस्ट और एड्रेस दे दो, मैं उनसे मिलकर बात करूंगा। लिंगू इसके लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी इस काम में मदद करूंगा। और अब वो भी ली बाई और जाओ रोंग के साथ एक एक करके सभी गेस्ट के पास जाते हैं जो पार्टी में आए थे, पर उन सभी को उस लेटर के बारे में कुछ पता नहीं था, जिससे ली बाई को कुछ पता नहीं चलता कि उसके लेटर को किसने खोलकर देखा था। वो अब काफी निराश हो चुका था। चांगान के सभी लोग आसमान में कौमी लालटेन छोड़ रहे थे ताकि उनके पेरेंट्स उन्हें खुशहाली का आशीर्वाद दे सके। ली बाई भी वापस से चांगान में पहुंच चुका था, उसके साथ जाओ रोंग और लिंगू भी थे। ली बाई अभी भी काफी परेशान था। लिंगू से बताते हैं कि आज नए साल के तीसरे महीने का 9वां दिन है और चांगान में एक रिवाज है कि इस दिन हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और परंपरा के अनुसार लोग लालटेन को आसमान में छोड़ते हैं ताकि वो इस चांदनी रात से अपनी पुरानी यादों का आनंद ले सके। और अब वो उसे अपने बारे में बताते हैं कि मेरा जन्म क्लाउड मूर लैंड के एक शहर में हुआ था और मेरा होम टाउन भी तबाह हो गया था, जिससे मेरे माता पिता गुजर गए, इसलिए मैं चांगान आया और यही रहने लग गया। मेरा एक्सपीरियंस भी बिल्कुल तुमसे मिलता जुलता है। तुम्हें भी एक लालटेन छोड़कर अपने दुख को व्यक्त करना चाहिए। और वो एक लालटेन को आसमान में छोड़ देते हैं। ली बाई कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, साथ ही अब मैं कभी कविताएं भी नहीं लिखूंगा। मैंने सालों पहले अपना परिवार छोड़ दिया था क्योंकि मैं क्लाउड मूर लैंड की डलनेस में खड़ा नहीं हो सकता था। मुझे लगा कि मैं यहाँ चांगान में वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए था। मैं बेहतर शराब पीना चाहता था और तेजी से तलवारबाजी सीखना चाहता था, साथ ही मैं बेहतर कविताएं भी लिखना चाहता था, पर मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये सब मेरे लिए एक इल्यूजन की तरह होगा। लिंगू से समझाते हैं कि अपनों के बीच रिलेशन एक मोटल केज की तरह होते हैं, तुम्हें इन अटैचमेंट्स को भूल जाना चाहिए, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। ली बाई कहता है कि अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे माता पिता पहले ही जा चुके हैं। मैं अब अच्छी तरह से जानता हूँ कि भले ही उस दिन मैंने अपने माँ का लेटर खोला होता, फिर भी मैं वापस अपने शहर नहीं जाता और पार्टी को एंजॉय करने के लिए यही रुका होता ताकि मैं चांगान की अच्छी वाइन पी सकूं। और वो गुस्से में अपनी उस जेड वाइन पोर्ट को पानी में फेंक देता है। लिंगू उस जेड बोतल को पानी से बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं कि चांगान की वाइन बहुत ही बेहतरीन होती है, इसीलिए ये एक नॉर्मल बात है कि तुम इसके इतने शौकीन हो। ली बाई कहता है कि आपने सही कहा, यहाँ की वाइन सचमुच सबसे अच्छी है। और अब वो उस बोतल को वापस ले लेता है। जाओ रोंग उसे इस तरह हताश देखकर उसके पास आती है और कहती है कि उस मिस्टीरियस विलन ने तुम्हारे पूरे शहर और वहाँ के लोगों को गायब कर दिया, पर हो सकता है कि वो सभी अभी भी जिंदा हो और उसने उन्हें सिर्फ दूसरे आयाम में भेजा हो, इसीलिए अभी भी उन्हें बचाने की एक उम्मीद की किरण हो सकती है। ली बाई कहता है कि क्या तुम्हें उस विलन के बारे में कुछ क्लू मिला है? जाओ रोंग बताती है कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के सीक्रेट संग्रहालय में कई पुरानी स्क्रॉल को रखा गया है, पर वहाँ की सुरक्षा डी-रेंजी करता है, इसलिए मैं ताइजी पैलेस के गोडे से बात करके वहाँ जाने की परमिशन ले लूंगी। पर ली बाई उसकी बातें सुने बिना ही डी-रेंजी के पास चला जाता है। जाओ रोंग भी उसके पीछे जाती है। ली बाई तेजी से ताइजी पैलेस के उस हॉल में आ जाता है जहाँ डी-रेंजी मौजूद था और वो उससे पूछता है कि वो सीक्रेट स्क्रॉल कहाँ पर है। डी-रेंजी कहता है कि यह चांगान का बाजार नहीं है जो तुम यहाँ मुँह उठाकर चले आए, मैं उस गुप्त संग्रहालय के बारे में कुछ नहीं जानता। ली बाई कहता है कि मैं इस ताइजी पैलेस पर पहले भी अतिक्रमण कर चुका हूँ और ये जगह कुछ भी स्पेशल नहीं है। डी-रेंजी कहता है कि हमारी गॉडेस टैलेंट की कद्र करती है, इसीलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया और तुम्हें महल में आने दिया, पर मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे सारे अपराध को इस स्क्रॉल में लिखा हुआ है और अब मुझे लगता है कि तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। और वो उस स्क्रॉल को उसकी तरफ फेंकता है। ली बाई उस स्क्रॉल के टुकड़े टुकड़े कर देता है और डी-रेंजी से फाइट करने लगता है। उन दोनों के बीच कमाल की फाइट होती है जिससे वो जगह टूटने लगती है और वो दोनों नीचे गिरने की वजह से घायल हो जाते हैं, पर वो वापस से लड़ने लगते हैं। सैनिकों को भी पता चल चुका था कि अंदर फाइट हो रही है, इसीलिए उन्होंने उस पूरे हॉल को घेर लिया था। पर अब वहाँ जाओ रोंग भी आ गई थी जो उन दोनों को फाइट करने से रोक लेती है और बताती है कि गॉडेस ने मुझे आदेश दिया है कि डी-रेंजी को इस लड़ाई की सजा नहीं मिलेगी और उन्होंने ली बाई को गुप्त संग्रहालय में भी जाने की परमिशन दे दी है। और अब वो तीनों उस सीक्रेट लाइब्रेरी में आ जाते हैं
में, जहाँ डीरेंजी बताता है कि मुझे एक लॉस्ट स्क्रॉल मिला था जिसमें कियानको शहर के बारे में लिखा हुआ था कि प्राचीन समय में कियानको शहर जिनटिंग किंगडम का एक कबीला था और उनके पास सीक्रेट स्पेल था जिसे मरला रियल्म कहा जाता है, और इस स्पेल को काश करके वॉइड में एक अलग ही दुनिया बनाई जा सकती थी जिसकी मदद से किसी भी चीज या लोगों को उस आया में भेजा जा सकता है। और मैं इसके बारे में ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और इससे ही मुझे उस मिस्टीरियस विलन के सीक्रेट स्पेल के बारे में पता चला कि वो भी इस मरला रियल्म का इस्तेमाल कर रहा है। उसका ये स्पेल लोगों के जीवन को नष्ट नहीं करता बल्कि उन्हें दूसरे आयाम में भेज देता है। लीवाई कहता है कि इसका मतलब ये है कि अभी भी मेरे पास अपने परिवार को बचाने का एक मौका है। डीरेंजी कहता है कि मैंने जो स्क्रॉल पढ़े वो अधूरे थे, इसीलिए मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि इस स्पेल से जिन भी लोगों पर हमला किया जाता है वो मरते नहीं है। लीवाई कहता है कि सुयू शहर ही एकमात्र ऐसा शहर नहीं है जहाँ उस विलन ने हमला किया होगा। डीरेंजी कहता है कि मैं अब तुमसे कुछ नहीं छिपा सकता और वो एक मैप को एक्टिवेट करता है जिसमें उन 8 शहर के ऊपर मार्क लगे हुए थे जहां उस विलन ने हमला किया था, और वो बताता है कि हमारे मूरलैंड कॉन्टिनेंट के ग्रेट वॉल के अंदर इतनी सारी जगहों पर हमला किया गया, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये किसी एक इंसान का काम होगा, पर जिसने भी किया है वो जिंगटिंग स्पेल को काश करना जानता होगा क्योंकि उसकी मदद से ही लोगों के मन में इल्यूजन क्रिएट किए जाते हैं जिसमें तुम फंस गए थे। इससे लीबाई को याद आता है कि लियो लिंग भी इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल कर सकती थी। इससे उन्हें पता चल जाता है कि लियो यिंग ही वो विलन है जो सभी लोगों को क्रिस्टल बनाकर दूसरे आयाम में भेज रही है। ली युआन फेंग अपने सैनिकों के साथ लियो यिंग को पकड़ने जाता है, पर वो वहाँ से भाग चुकी थी और उसके घर पर उसके कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। एक मैकेनिकल बर्ड डीरेंजी के पास आती है जो ली युआन फेंग का मैसेज लेकर आई थी और वो डीरेंजी को बताती है कि लियो लिंग भाग चुकी है। इससे वो परेशान हो जाता है और कहता है कि क्या अब वो चांगान पर अटैक करने की प्लानिंग कर रही है। लीवाई कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर उसका टारगेट चांगान होता तो सीधे यहाँ पर हमला कर सकती थी, पर उसने दूसरे शहर को बर्बाद किया, इसीलिए मुझे लगता है कि उसका कुछ और ही मकसद है। लीबाई को पता चलता है कि जिन शहर को अभी तक गायब किया गया है वो सभी उसकी कविताओं से जुड़े हुए हैं जिनकी पोएम अभी तक उसने लिखी थी, पर वो कहता है कि मैंने कभी सुयू शहर पर पोएम नहीं लिखी। डीरेंजी कहता है कि तुमने जरूर कुछ न कुछ लिखा होगा लेकिन तुम भूल गए होंगे। लीबाई बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपना लिखा हुआ सब याद रहता है। जाओरोंग कहती है कि किंग लियन एंथोलॉजी में सुयू शहर का वर्णन है जिसे 2 साल पहले चांगान ने कलेक्ट किया था, और उसे वो पोएम बताती है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि अगला हमला ज्यू गेट पर होने वाला है, और वो तेजी से वहाँ जाने लगते हैं। वही हम लियो यिंग को देखते हैं जो ज्यू गेट में पहुँच चुकी थी। वो अपने पेंडेंट को एक्टिवेट कर लेती है जिससे वो पूरी जगह एक क्रिस्टल बनने लगती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।